हेलो एवरीवन। आज हम बायोलॉजी का 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज हमारे पास फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स की। ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो इसके अंदर सबसे पहले बात आती है कि रिप्रोडक्शन क्या होती है और ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स का तो हमें पता है, जैसे हम क्या है ऑर्गेनिजम्स है, तो ऑर्गेनिजम्स का तो हमें पता है क्या होते हैं ऑर्गेनिजम्स। काउज है क्या है ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, और डॉग्स है वो भी क्या है ऑर्गेनिजम्स है। तो ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं? ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या देखा था हमने कि जैसे सेल थी, सेल से अपना टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऐसे करके अपना पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो वो तो क्या होता है अपना ऑर्गेनिज्म होता है, एक पूरी बॉडी उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, वो दो अलग अपने टॉपिक से अलग चीजें हैं, अलग टॉपिक में आएंगी ऑर्गेनिजम्स क्या होता है। तो अब मेन चीज अपना क्या है, रिप्रोडक्शन क्या होती है। तो रिप्रोडक्शन क्या होती है, रिप्रोडक्शन के अंदर क्या है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या होता है कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होती क्या है? तो रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने जैसे दिखने वाले दूसरे ऑर्गेनिजम्स को क्या करेगा, बर्थ देगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे हम? इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस in which organism give birth to young ones which are identical to itself। मतलब कि रिप्रोडक्शन जो है हमारी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म है, वो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को बर्थ देगा जो उसके खुद के जैसे दिखने वाला हो। ठीक है, अब ये देखो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स का जो बेबी होगा वो कैसा होगा, उसके जैसा ही दिखने का होगा, उसके जैसे दिखने वाला ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमन बींग से कैसा बेबी मिले अपने को, कि कुत्ता पैदा हो गया, गाय पैदा हो गई, ऐसा तो कुछ नहीं होता। ह्यूमन बींग्स से कैसा मिलता है अपने को, ह्यूमन बेबी मिलेगा। काउस है, काउस से अपने को गाय, गाय है, गाय से अपने को गाय का बच्चा ही मिलता है, बछड़ा ही मिलता है। ऐसा तो नहीं कि गाय ने कुत्ते को पैदा कर दिया, गाय ने भैंस को पैदा कर दिया, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। और कैसा हो यंग वंस, जो किस कैसा हो, उसके जैसा, उसके खुद के जैसा हो, आइडेंटिकल, या फिर हम क्या दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, उसके सिमिलर हो। ठीक है, उसके जैसा दिखने वाला हो। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन को बोलते हैं। अब रिप्रोडक्शन के लिए बात क्या होती है हमारे पास कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है हमारे लिए क्यों जरूरी है। अब हमने देखा था कि जैसे हमारी और दूसरी लाइफ प्रोसेस होती है, जैसे दूसरी लाइफ प्रोसेस कौन सी आ गई अपने पास में, जैसे न्यूट्रिशन की होगी। ठीक है, और दूसरी प्रोसेस कौन सी होगी अपने पास में, रेस्पिरेशन की होगी। ठीक है, और कौन सी होगी अपने पास में, डाइजेशन की हो गई। ठीक है, ये अलग अलग लाइफ प्रोसेस होती है अपने पास में। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, ये सारी की सारी अपने लिए जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन में क्या होता है, हम खाना खाते हैं, तो न्यूट्रिशन में हम खाना नहीं खाएंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। अब वो खाना खाया है हमने तो उसमें से अपने को न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ते हैं, तो डाइजेस्ट करना पड़ता है उस फूड को, तो डाइजेशन की प्रोसेस जरूरी हो जाती है। उसके बाद रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन लेते हैं हम और उस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, उससे अपनी एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी जरूरी होती है। इसी तरह अपने पास एक्सक्रीशन की प्रोसेस भी आती है, जिसके अंदर हम अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। तो बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल्स को बाहर निकालना भी क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस क्या है अपने लिए, अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए क्या होती है, सारी की सारी प्रोसेस जरूरी होती है। अब बात आती है रिप्रोडक्शन की। इनसे तो अपने को एनर्जी मिली थी, सर्वाइवल के लिए जरूरी थी, तो रिप्रोडक्शन का भी कोई रोल होगा अपनी बॉडी के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर कोई ना कोई रोल तो रिप्रोडक्शन भी प्ले करती होगी। तो देखा कि रिप्रोडक्शन का क्या रोल है, क्या रिप्रोडक्शन से अपने को एनर्जी मिलती है। तो क्या देखने को मिला कि जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है, वो क्या है, ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाती है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि अगर एनर्जी लगती है इस प्रोसेस के अंदर, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में अगर एनर्जी कंज्यूम होती है, एनर्जी यूटिलाइज होती है, एनर्जी खर्च हो जाती है हमारी, तो फिर ये जरूरी क्यों है, क्यों हम अपनी बॉडी इतना खर्चा करेगी कि रिप्रोडक्शन करे एनर्जी लगा के। ठीक है, हम तो अपना फायदा देखते हैं, अब हमारी तो एनर्जी खर्च हो रही है, तो फिर हम क्यों करते हैं रिप्रोडक्शन, क्यों ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन होती है। तो अब एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस अगर रिप्रोडक्शन एक, तो इसका फायदा क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। अब इसका फायदा ये सोचो तुम कि
अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस अगर ना हो, ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ना हो तो क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी अर्थ के ऊपर, अपने इकोसिस्टम के ऊपर, अपनी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, क्या इफेक्ट पड़ेगा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस अगर ना हो। तो फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, डॉग्स है, ठीक है। अब डॉग्स है, अगर डॉग्स रिप्रोडक्शन करना बंद कर दें, अब देखो जैसे अपने पास कहीं से भी कैसे भी करके डॉग्स की स्पीशीज आ गई, ठीक है, तो उसने क्या किया, डॉग ने पहले क्या किया, उसका बर्थ होता है, ठीक है, पहले तो उसका बर्थ हुआ, ठीक है, कैसे भी करके आ गया, वो कहीं से पैदा हुआ या कुछ भी करके, या फिर पहले होती थी रिप्रोडक्शन, अब हम ये मान ले कि अब उसके अंदर रिवोल्यूशन हो गया, अब रिप्रोडक्शन नहीं होगी। हम उसके बाद में बर्थ हुई, बर्थ के बाद वो क्या करता है, ग्रो करना स्टार्ट करता है, थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो एकदम मैच्योर हो जाता है, ठीक है, मैच्योरेशन स्टेज में आने के बाद वो क्या करने के लिए कैपेबल हो जाता है, रिप्रोडक्शन करने के, तो वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन के बाद में उसके अंदर क्या होती है, रिप्रोडक्शन करने के बाद में अच्छे से उसके अंदर फिर क्या होती है, पूरी ग्रोथ वगैरह सब कुछ कंप्लीट, रिप्रोडक्शन भी हो गई उसके अंदर, फिर वो क्या होती है, ओल्ड एज में पहुंच जाता है, ठीक है, साइनेसेंट बोल दो या ओल्ड एज बोल दो, ठीक है, ओल्ड हो गया, ठीक है, उसके बाद में उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो बर्थ, ग्रोथ, मैच्योरेशन, फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन, ओल्ड, फिर उसकी डेथ हो जाती है। अब मान लो कि अगर एक डॉग है, अगर डॉग ने क्या करना बंद कर दिया, रिप्रोडक्शन करना क्या कर दिया, बंद कर दिया, डॉग ने रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया, तो फिर उसका इफेक्ट क्या होगा, अगर डॉग ने रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया तो अपनी अर्थ के ऊपर क्या होगा कि जितने भी डॉग एग्जिस्ट करते हैं सारे के सारे क्या होंगे, बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े होने के बाद उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अपनी अर्थ के ऊपर जितनी भी डॉग्स की स्पीशीज थी सब की सब क्या हो जाती है, खत्म, एक भी डॉग यहाँ पे नहीं बचेगा, सारे की सारी डॉग्स की स्पीशीज खत्म हो जाएंगी। तो इसके लिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जरूरी है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब इससे अपने को क्या समझने को मिला कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, रिप्रोडक्शन किस लिए जरूरी है, कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए, किसकी कंटिन्यूटी, स्पीशीज की कंटिन्यूटी, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों है, टू मेंटेन continuity of species, generation after generation। इसलिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जरूरी है, स्पीशीज की कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, उसके लिए अपनी क्या है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या हो जाती है, जरूरी हो जाती है। अब अपने पास में नेक्स्ट चीज क्या आती है, अपनी अर्थ के ऊपर अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, बोला था मैंने, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का मतलब क्या था, यूनि मतलब एक, जिसके अंदर एक सेल है, और मल्टी मतलब जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। किसी के अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा अपने को, किसी को के अंदर ऑर्गेन लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, कई अपने जैसे ऑर्गन सिस्टम वाले भी मिलेंगे अपने को, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि उसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी मिलती है अपने को, अलग अलग मतलब अपनी अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिजम्स की। कोई ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, कोई ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, मतलब उनका हैबिटेट भी क्या है, अलग अलग है। तो इन सारी चीजों के बेसिस के ऊपर कि ऑर्गेनिज्म जो है कहाँ रहता है, मतलब उसका हैबिटेट कैसा है और उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है, उन सारी चीजों के बेसिस के ऊपर, मतलब ऐसे और दूसरे फैक्टर्स हैं, उन सारी चीजों के बेसिस के ऊपर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो अलग अलग टाइप की होती है। तो रिप्रोडक्शन के अंदर जो बेसिकली दो टाइप से डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो है उसके कितने टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं माने गए। किस बेसिस के ऊपर माने गए हैं कि कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। जो सबसे बड़ा डिफरेंस माना गया है वो क्या है कि कितने पेरेंट इन्वॉल्व हैं, ऑन बेसिस ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व, कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं उस बेसिस के ऊपर रिप्रोडक्शन जो है वो अलग अलग टाइप की है, ठीक है। अलग अलग टाइप मतलब दो टाइप की है बेसिकली। तो दो टाइप कौन कौन से आ जाते हैं वे, फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप आ जाते हैं रिप्रोडक्शन के, फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किस बेसिस के ऊपर, कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व, कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। अब क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, पहले तो हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, आगे चलकर हम इनका डिफरेंस भी देखेंगे। अब एक बेसिक सा डिफरेंस क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होते हैं अपने, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर,
सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट होता है, ठीक है, उसी से अपना क्या हो जाता है, नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म चाहिए, इसके अंदर कोई मेल नहीं, कोई फीमेल नहीं, कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म होता है, एक ही पेरेंट होता है, उसी से अपना नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। उसको क्या बोलेंगे हम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, इसके अंदर सिंगल पेरेंट था तो ये सेक्सुअल है, तो मतलब इसके अंदर क्या होंगे अपने पास में, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। कितने पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। 2 पेरेंट्स मतलब 2 पेरेंट्स का मतलब क्या हो गया, मेल होगा, दूसरा क्या मिलेगा अपने को, फीमेल। तो एक क्या मिलता है अपने को, मेल, दूसरा क्या मिलेगा अपने को, फीमेल। तो 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अपना क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो अब चलिए देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है। क्या आती है अपने पास में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने डेफिनेशन तो पढ़ ही ली कि ऐसी रिप्रोडक्शन जिसके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, ठीक है। द रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, उसको क्या बोलेंगे हम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर कोई मेल नहीं होता, कोई फीमेल नहीं होता, कोई ऐसा कुछ नहीं होता। अब इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म, नया ऑर्गेनिज्म आएगा, वो क्या आएगा, एकदम एग्जैक्ट कॉपी बोल सकते हैं हम अपने पेरेंट्स के, एकदम अपने पेरेंट्स के जैसा दिखेगा अपने को। मोर्फोलॉजिकली देखें तो भी अपने पेरेंट्स के जैसा, और इंटरनली उसको देखना शुरू कर दें तो भी अपने पेरेंट्स जैसा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, तो ये इसके अंदर ऑर्गेनिज्म कैसा मिलेगा, मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। मोर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों तरह से अपने को क्या मिलेगा, वो सिमिलर। किसके सिमिलर मिलता है, अपने पेरेंट्स के सिमिलर मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं बेसिकली, वो उस टर्म का नाम क्या होता है, क्लोन। क्लोन वर्ड तो सबने सुना ही होगा कि क्लोन है, गाय का क्लोन बनाया, भैंस का क्लोन बनाया, शिप का क्लोन बनाया। तो वो क्लोन क्या होते हैं, उसके अंदर क्या बोला जाता है कि मोर्फोलॉजिकली भी, मोर्फोलॉजिकल का मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नल अपीयरेंस उसका, ठीक है, मतलब बाहर कैसे दिखता है वो। और जेनेटिकली मतलब उसके अंदर जीन्स कैसे हैं, डीएनए कैसा, मतलब वो सारा कुछ आएगा। तो मोर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी अपने पेरेंट्स के अगर क्या हो, सिमिलर हो, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। मतलब उसके लिए एक टर्म यूज करी जाती है, क्लोन, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यही होता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होती है, अलग अलग टाइप की प्रोसेस होती है, अलग अलग मेथड इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक चीज खास क्या होती है अपने पास में, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मेनली किसके अंदर होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, ठीक है। अकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, मेनली जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर होती है मेनली, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके अलग अलग मेथड्स कौन कौन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो पढ़ेंगे हम। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अपने पास में बहुत सारे मेथड्स आते हैं। क्या क्या मेथड है इसके अंदर, फ्यूजन होता है, ठीक है, और क्या आता है अपने पास में, बर्डिंग आता है, और क्या आएगा अपने पास में, स्पोर फॉर्मेशन आता है, जिसको हम स्पोरुलेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अपने पास में और क्या आता है, रीजनरेशन आता है, और इसके अलावा अपने पास में एक और क्या आ जाता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब हम वन बाय वन अलग अलग प्रोसेस को पढ़ेंगे, किसके अंदर क्या होता है, फ्यूजन में क्या होगा, बर्डिंग में क्या होगा, वन बाय वन करके हम इनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो फ्यूजन की प्रोसेस क्या होती है, फ्यूजन का मतलब देखो, फ्यूजन का मतलब क्या है, नाम से ही क्लियर है, फ्यूजन का मतलब क्या है, टूटना। क्या मतलब है इसका, टूटना। फ्यूजन वर्ड जहां भी आए समझ लेना क्या मतलब होता है फ्यूजन का, टूटना। मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो है टूट गया है, ठीक है। अब टूट गया तो कैसे टूटता है वो, फ्यूजन जो है कैसे टूटेगा, एक ऑर्गेनिज्म क्या था, एक सेल थी अपने पास,
बोला है ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर मतलब जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होती है। तो एक सेल है अपने पास में, ठीक है, तो वो एक सेल किसमें टूट जाती है, दो सेल में टूट जाती है। एक ये सेल बन गई इससे और एक ये सेल बन गई इससे, ठीक है। तो ये क्या है कि पहले पेरेंट कितने हैं, एक ने कितने बना दिए, दो, तो ये भी फ्यूजन है। या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि सेल तो अपने पास में एक ही है, लेकिन ये क्या है, बहुत सारी सेल्स में टूट गई, ठीक है, क्या आ गई इससे, बहुत सारी सेल्स आ गई। तो फ्यूजन कैसे भी हो सकती है कि एक सेल जो है वो दो में भी टूट सकती है और एक सेल जो है वो दो से ज्यादा सेल्स में भी टूट सकती है। तो अब डिटेल में देखते हैं फ्यूजन प्रोसेस को। फ्यूजन क्या होती है, फ्यूजन क्या बोलेंगे हम, द प्रोसेस इन विच ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू और मोर पार्ट्स या फिर टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड एज फ्यूजन। द प्रोसेस in which single celled organism divide into two or more cells, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं कि वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है या फिर दो से ज्यादा सेल्स में डिवाइड हो जाता है। अब दो सेल्स में डिवाइड होता है अगर, तो फ्यूजन को हम आगे फिर फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कैसे, फ्यूजन जो है आगे कितने टाइप की हो सकती है, दो टाइप की हो सकती है। कैसे, बाइनरी फ्यूजन एंड नेक्स्ट इज मल्टीपल फ्यूजन। अब देखो बाइनरी वर्ड आ गया, बाई का मतलब क्या होता है, टू। तो बाइनरी का के अंदर क्या होता है कि एक सेल थी, फ्यूजन हुई है, लेकिन एक सेल जो है वो किस में डिवाइड हो गई है, टू सेल्स में डिवाइड हो गई है, ठीक है। तो बाइनरी वर्ड से क्लियर है, बाइनरी का मतलब ही क्या होता है, बाई वर्ड का मतलब ही क्या होता है, टू। तो एक सेल किस में डिवाइड हो गई है, टू सेल्स में डिवाइड हो गई है, उसको क्या बोलते हैं हम, बाइनरी फ्यूजन। नेक्स्ट क्या है, मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब ही क्या होता है, मैनी, ठीक है। मल्टीपल का मतलब ही क्या होता है, मैनी। तो मतलब एक सेल जो है वो क्या हो गई है, बहुत सारी सेल्स में डिवाइड हो गई है। एक ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म था वो किस में डिवाइड हो गया, बहुत सारी सेल्स में डिवाइड हो गया, उसको क्या बोलेंगे हम, मल्टीपल फ्यूजन बोलेंगे। अब बाइनरी फ्यूजन कैसे होती है, इसके एग्जांपल्स क्या है, मल्टीपल फ्यूजन कैसे होती है, इसके एग्जांपल क्या है, वो सब कुछ देखना है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया आई होप। अब देखो बाइनरी फ्यूजन क्या होती है। बाइनरी फ्यूजन जो होती है वो किसके अंदर होती है मेनली, बाइनरी फ्यूजन मेनली होती है किसमें, अमीबा के अंदर। अमीबा, अब बात करोगे कि अमीबा क्या होता है। अमीबा क्या होता है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, मतलब जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या मिलती है अपने को, एक ही सेल मिलती है। और इसके लिए खास बात क्या होती है, जब हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमें कोई ये नहीं होता कि एक पर्टिकुलर शेप भी ड्रॉ करनी है, मन किया ऐसे ड्रॉ कर दिया, मन किया ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। कोई भी शेप में हम अमीबा का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, बस बीच में एक न्यूक्लियस लगा देना है, ठीक है। तो वो क्या होता है, अपना अमीबा होता है। तो इसके अंदर क्या होती है, बाइनरी फ्यूजन के अंदर, कि जैसे अपने पास में क्या थी, एक सेल थी, उस सेल के अंदर क्या हो गया, ये सेल का क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। किसकी सेल है, ये अमीबा की सेल है, और ये क्या हो गया, इसका साइटोप्लाज्म हो गया। अब क्या होगी इसके अंदर, फ्यूजन होनी है। फ्यूजन होनी है तो क्या होगा, ऐसे तो है नहीं कि आई फ्यूजन हुई कैसे थी कि टूटना था, इसको सीधा टू में टूट गई, टू सेल्स में डिवाइड होगी, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। पहले कुछ प्रोसेस होगी, इसके अंदर भी कुछ चेंज आएंगे। तो उसके अंदर क्या होता है कि पहले ये सेल थोड़ी इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब कैसे, और ये जो न्यूक्लियस है ये थोड़ा इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, ऐसे ऐसे न्यूक्लियस जो है ऐसे इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे थोड़ी देर बाद क्या होता है कि आगे फर्दर प्रोसेस होती है, ये जो न्यूक्लियस था यहाँ से ये सेल जो है यहाँ से बीच में से टूट जाएगी। अब इसकी क्या हो जाती है, अपने पास में अलग अलग सेल आ जाती हैं। एक अमीबा की सेल ये आ गई, दूसरी अमीबा की सेल ये आ गई, ठीक है।
तो ये क्या होगी, ये होती है बाइनरी फिजन। अपने पास पहले एक ही सेल थी, पहले इसका न्यूक्लियस इलोंगेट करना स्टार्ट करता है, साइटोप्लाज्म इलोंगेट करना स्टार्ट होता है, मतलब स्ट्रेच होता है इसके अंदर, ऐसे खिंचाव महसूस होता है, और उसके बाद में सब कुछ इलोंगेट होने के बाद फर्दर बीच में से टूट जाती है, एक न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म वाली सेल अलग, दूसरी अलग, ठीक है। तो ये वाली जो प्रोसेस इसको क्या बोलते हैं हम, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के अलावा एक तो अमीबा इसका एग्जांपल है, अमीबा के लिए अलावा दूसरा एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं इसका, पैरामीशियम। पैरामीशियम के अंदर भी बाइनरी फिजन होती है, ठीक है, उसके अंदर भी एक सेल होती है और एक सेल आगे फर्दर चल के दो में डिवाइड हो जाती है। अब ये थी अपनी बाइनरी फिजन, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या आती है अपनी मल्टीपल फिजन। क्या होती है मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन नाम से क्लियर है कि मैंने, ठीक है, मतलब एक सेल है वो क्या है, बहुत सारी सेल्स में डिवाइड हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है। अब मल्टीपल फ्यूजन क्या है, अलग अलग तरीकों से कैसे भी हो सकती है, कि मतलब कैसे भी करके, तो प्लाज्मोडियम के अंदर मल्टीपल फ्यूजन होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि एक सेल होती है, ठीक है, बाहर इसके सिस्ट वगैरह की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, पहले एक न्यूक्लियस होता है सिंगल, एक पहले सेल के अंदर तो एक ही न्यूक्लियस मिलेगा अपने को। क्या होता है कि फर्दर ये न्यूक्लियस जो है आगे बहुत सारी सेल्स में ऐसे ऐसे करके डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। उसके बाद यहाँ से बाहर सिस्ट वगैरह की फॉर्मेशन हो जाती है, उसके बाद थोड़ी देर बाद ये सेल डिवाइड होगी, हर एक के चारों तरफ, हर न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या हो जाती है, सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाती है, और अपने पास में क्या हो जाती है, बहुत सारी सेल्स आ जाती है इससे, ऐसे छोटी छोटी, ऐसे बहुत सारी प्लाज्मोडियम की सेल्स आ जाएंगी। ये मल्टीपल फ्यूजन बिल्कुल इजी टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है इनके अंदर। बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन कुछ नहीं है, बाइनरी के अंदर 2 में टूट गई, मल्टीपल के अंदर बहुत सारी सेल्स में टूट गई। बाइनरी का एग्जांपल क्या था, अमीबा और पैरामीशियम। मल्टीपल फ्यूजन का एग्जांपल क्या अपना, प्लाज्मोडियम। अब नेक्स्ट अपने पास में क्या आता है, बडिंग। बडिंग के अंदर ये वाली जो प्रोसेस होती है, ये जो अपने पास फ्यूजन वाली प्रोसेस होती है, ये किसमें थी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर थी, ठीक है, मतलब जिसके पास में अपने पास क्या थी, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल थी। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या आती है अपनी, बडिंग। बडिंग किसके अंदर होती है, हाइड्रा के अंदर होती है, ठीक है, और यीस्ट के अंदर भी मिल जाती है अपने को बडिंग, ठीक है, हाइड्रा में, यीस्ट में, इन सब के अंदर अपने को बडिंग की प्रोसेस मिल जाती है, ठीक है। अब होता क्या है बडिंग के अंदर, बर्ड का क्या होता है, पहली बात तो होती है बडिंग प्रोसेस है, ठीक है, क्या होती है बडिंग, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, किसकी फॉर्मेशन होती है, बर्ड की फॉर्मेशन होती है। अब क्वेश्चन आएगा कि बर्ड क्या होता है, तो बर्ड क्या होता है कि बर्ड क्या होता है कि एक आउटग्रोथ होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर, कुछ मतलब कोई प्लांट लगा लो, तुमने प्लांट में भी देखा होगा बर्ड ग्रो करता है, तो क्या होता है, बर्ड एक आउटग्रोथ हो जाती है, मतलब वहां पे सेल्स कुछ ज्यादा ही डिवाइड हो जाती है, एक आउटग्रोथ निकलती है, और उस आउटग्रोथ को क्या बोलना स्टार्ट कर देते हैं हम, बर्ड बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि जैसे अपने पास में क्या है, ये हाइड्रा है, ऐसे हाइड्रा था, ठीक है, ऐसे ये हाइड्रा है। तो हाइड्रा के अंदर क्या होता है कि यहाँ से बर्ड ग्रो करना स्टार्ट कर जाता है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा बर्ड ग्रो करता है पहले, ठीक है। अब क्या होता है कि ये बर्ड है, बर्ड की ये दिख रही है तुम्हें आउट ग्रोथ है, पूरी बॉडी ऐसे चल रही थी, ये थोड़ी सी आउट ग्रोथ होगी यहाँ से, ठीक है, आउट ग्रोथ हो गई। अब क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, थोड़े टाइम बाद क्या होता है, ये जो बर्ड था ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मतलब पहले अब इसका साइज देखो कितना छोटा सा है, अब ये थोड़ा सा और बड़ा करता है, ये थोड़ा सा और इलोंगेट होता है, ठीक है, ये बर्ड थोड़ा और बड़ा हो गया। अब फिर आगे फर्दर टाइम जाता है तो आगे क्या होता है, ये बर्ड थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, ठीक है, और ये थोड़ा थोड़ा अपने पेरेंट के जैसा दिखना स्टार्ट कर देता है, कुछ कुछ काफी कुछ कुछ हद तक, ठीक है, मतलब ये बर्ड जो है थोड़ा सा और ग्रो कर गया, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा और ग्रो कर, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा और ग्रो करता है। कुछ टाइम बाद ये बिल्कुल ऐसे ऐसे बिल्कुल इसके जैसा ही बन जाता है, और यहाँ से फिर क्या हो जाता है, ये डिटैच हो जाता है, क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, और ये पेरेंट अलग रह गया और ये वाला अलग ऑर्गेनिज्म बन जाता है अपने पास हाइड्रा का, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है अपनी क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, बडिंग,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बर्डिंग तक की, बर्डिंग के अंदर क्या होती है, बर्ड फॉर्मेशन होती है। पहले एक आउटग्रोथ निकलती है, छोटी सी होती है, धीरे धीरे करके वो डिवाइड करती जाती है, इलोंगेट होती जाती है और ऐसे बड़ी होती रहेगी। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, एकदम इसके जैसे ही दिखना शुरू कर देगी और उसके बाद में बिल्कुल अच्छे से ग्रोथ होने के बाद यहाँ से ये बर्ड जो है वो डिटैच हो जाता है। तो ये वाला ऑर्गेनिज्म अलग ग्रो कर जाएगा और ये वाला अलग ग्रो करता रहेगा। ठीक है, तो ये थी अपने पास